गाली देने का मन कर रहा है। बीएसएनएल आज जिस जमीन पर है, जिस निचले पायदान पर है कि नीलामी उसके स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम को बेच दिया, तो उस पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से नंगा पुंगा आकर के और 84 करोड़ रुपए की मानी या किसी उद्योगपति के लिए काम नहीं करते, मोदी जी देश के लिए काम करते हैं। बीएसएनएल आता है तो जियो को फेंक देंगे, एयरटेल को गाड़ देंगे, उखाड़ देंगे, तोड़ देंगे कि जियो को बॉयकट करो, इसने लूटा है देश को। ठीक है, डेटा बढ़ा दिया है, नेट का प्लान बढ़ा दिया है, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप राय जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। चलेगा, जिस तरह से आप डिस्प्यूट, आलोचनाएं, ब्लेमिंग गेम जो चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर, चाहे यूट्यूबर्स हो, चाहे जो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे तो आप शॉर्ट वीडियोस हो, फुल वीडियोस हो, रोस्टिंग की बात चल रही हो, तो सिर्फ आप पाएंगे जियो बॉयकट, जियो होगा बंद, बीएसएनएल को लाओ, खतरे में है जियो, एयरटेल खतरे में है, वीआई वोडाफोन आइडिया खतरे में है। इस तरह की चर्चाएं आपने सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से सुनी होंगी, देख रहे होंगे, और रील्स, पोस्ट धड़ल्ले से आपकी नजरों के सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जियो को बॉयकट करके आप बीएसएनएल में जाएंगे, अच्छे से नेट चला पाएंगे, अच्छे से डेटा आपको मिलेगा, अच्छे से आपको सेवाएं मिलेगी? ये आप कहां तक सोचते हैं? और साथ ही साथ अभी अंबानी परिवार में मुकेश अंबानी जी के लाले अनंत अंबानी जी और राधिका जी, इनके बीच अभी शादी का बंधन परिणय सूत्र में बंध गए हैं। तो शादी थी, उसी बीच क्या हुआ, जियो ने अपना टैरिफ प्लान या जो डेटा या कह सकते हैं इंटरनेट या जो भी टैरिफ प्लान था वो बढ़ा दिया 25% तक। जैसे ही वो बढ़ाते हैं तो इसी बीच हड़कंप मच जाती है और लोगों के न जाने कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं, कैसे कैसे ब्लेम करते हैं, कैसे कैसे आलोचना करते हैं, किस तरह से गालियां देते हैं, किस तरह से भद्दे भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं जियो के ऊपर, अंबानी जी के ऊपर, बेटे की शादी के ऊपर। ये हमारी सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं और ऐसे ऐसे कमेंट्स कि उनको पढ़ना और दिखा पाना संभव नहीं है। इसी बीच में आपके लिए कुछ चीजें लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे जियो की जर्नी, बीएसएनएल का इतिहास, एयरटेल की कहानी और वोडाफोन और आइडिया की जो टाई अप की कहानी है और किस तरह से इन्होंने मार्केट में अपनी धाक जमाई, इस पर हम चर्चा करेंगे। और किस तरह से बीएसएनएल हमारे लिए एक पहले वरदान साबित होता है और उसके बाद में अभिशाप बन जाता है कुछ पॉलिटिशियन, कुछ मंत्रियों के कारण जिन्होंने घपले किए, घोटाले किए। और भारत जैसे देश में घोटाले करना, घपले करना तो एक आम बात हो गई है। उसी का नतीजा हम देखने को हमको मिलता है। जैसे अभी आपको पता है ढेर सारी परीक्षा होती हैं, परीक्षा पेपर लीक हो जाता है, बहुत सारे पद निकलते हैं, पद रातों रात बिक जाते हैं, हुनर सड़कों पर गलियों में घूमता है और नालायक और बुद्धू अनपढ़ लोग शासन में, प्रशासन में बैठे होते हैं। क्योंकि जब वो बिना करप्शन के
काम नहीं करेंगे तब तक इस तरह की छवि देश में बनी रहेगी। तो आते हैं हम कम बैक, जियो और बीएसएनएल पर चर्चा करेंगे, इसके बाद हम दुनिया भर की चर्चाएं बाद में करते रहेंगे। तो इसी बीच आपको मैं ले चलता हूं। और हाँ, कुछ लोग हैं जो कहते हैं मोदी जी अडानी और अंबानी के हैं, अडानी और अंबानी के हैं, और अब तुरंत ही उनकी जुआ पलट जाती है, उनकी नजरें बदल जाती हैं, भाषाएं बदल जाती हैं, बोलियां बदल जाती हैं, कमेंट्स बदल जाते हैं, क्योंकि मोदी जी ने ही अभी टाटा टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और बीएसएनएल दोनों के बीच में एक डील हुई है, 15,000 करोड़ की डील हुई है, जिसमें बीएसएनएल के स्ट्रक्चर को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 1,000 गांवों तक बीएसएनएल का रीच बढ़ाना या टावर्स लगाना, उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाना, इस तरह की डील्स हुई है टीसीएस और बीएसएनएल के बीच। इसलिए सब लोग ठीक है अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि बीएसएनएल आता है तो जियो को फेंक देंगे, एयरटेल को गाड़ देंगे, उखाड़ देंगे, तोड़ देंगे, पोर्ट करा लेंगे, और वोडाफोन आइडिया को भी हम जिंदा जला देंगे। ऐसा सबको लग रहा है, आसान लग रहा है, क्योंकि भारत के जो नागरिक हैं, भाई बहन हैं, वे बड़े भावुक होते हैं, क्योंकि जल्दी से भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और जल्द से डिसीजन लेकर के किसी भी विषय पर मार्केट में बस कोई मैसेज आ जाए, कोई संदेश आ जाए, कोई भी बात चल पड़े, तो उसके ऊपर तुरंत ढेर सारे अजम्पशंस आने लगते हैं, अवधारणाएं आने लगती हैं, अलग अलग तरह के कमेंट्स आने लगते हैं कि जियो को बॉयकॉट करो, इसने लूटा है देश को, ठीक है, डेटा बढ़ा दिया है, नेट का प्लान बढ़ा दिया है, टेरिफ प्लान बढ़ा दिया है, अब तो बीएसएनएल को लाओ, बीएसएनएल सबके लिए झोली भर भर कर नेट देगा, ठीक है, डेटा देगा, ऐसा लग रहा है आपको। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। और जिस तरह का ब्लेमिंग गेम खेल रहे हैं आप, जिस तरह से ब्लेम कर रहे हैं आप कि जियो को बॉयकॉट करो, बीएसएनएल को लाओ, अगर ये शब्द किसी के लिए उपयोग में ना किया जाए कि बॉयकॉट करो, अगर सरकार में दम है, सरकार चाहती है कि देश की जनता को सस्ता, सुंदर, सरल, कम दामों में कोई टेरिफ प्लान के साथ, डेटा प्लान के साथ, अगर कोई स्पेक्ट्रम या कोई भी इस तरह की कंपनी, सरकारी प्रक्रम जिस तरह से बीएसएनएल है ला सकता है, लाए, आप आसानी से पोर्ट कराएं, बॉयकॉट बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको बॉयकॉट बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास कोई सरकारी प्रक्रम इस तरह का कहीं पर भी दिख जाए कि प्राइवेट से अच्छी सुविधाएं दे रहा है, अच्छी सेवाएं दे रहा है, अच्छा टेरिफ प्लान दे रहा है, बिना डिस्टरबेंस के, बिना रुकावट के, बिना बाधाओं के, अगर कोई सरकारी प्रक्रम, गवर्नमेंट उद्यम ऐसा कोई कर पाता है, तो इससे अच्छा और क्या हुआ, और इससे अच्छे दिन कौन से होंगे। लेकिन ये सब सिर्फ सपने वाली बात है, सोचने वाली बात है। जितना आपने आसानी से सोचा कि जियो को बॉयकॉट करो, बीएसएनएल लाओ, इतना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है, समय लगेगा, कई वर्ष लगेंगे, इसके पीछे सरकार की नीयत अच्छी लगेगी, और इसके पीछे जो कर्मचारी काम करेंगे बीएसएनएल में, उनकी नीयत उनकी नीयत पर डिपेंड करेगा, वो कैसे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं है, करप्ट तो नहीं है। अगर उनकी सोच जनता की जेब पर पड़ने वाले पैसे पर है, दामों पर है, फिक्र है उनको जनता की, तो जरूर ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ कल्पना भरा है, ये कल्पना है, कोरी कल्पना है, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा।
तो चलिएगा मैं बात करता हूं कुछ हमारे महान व्यक्तियों की, महानुभावों की, जिन्होंने कमेंट्स में लिखा है। खैर, सोचने की आजादी है, बोलने की आजादी है, आप सोच सकते हैं, पर इतना जरूर कहिएगा, क्या जियो ने आपके लिए कुछ नहीं दिया? जब एक ऐसा दौर था, जैसे जियो टेरे प्लान लाता है, सस्ता लाता है, फ्री में, सस्ता तो ठीक है, फ्री में लेकर आता है, और जब हम उस दौर में थे, अगर हमें कुछ भी गूगल से डाउनलोड करना हो, कुछ भी सर्च करना हो, या हमें फॉर्म फिलअप करना हो, कोई भी जानकारी चाहिए गूगल से या किसी भी वेबसाइट से, तो हम क्या करते थे? साइबर कैफे जाते थे। उनका नेट लगा होता था, इंटरनेट लगा होता था, वहां पर जाकर के हम कोई भी वीडियोस, मूवीज डाउनलोड करके लाते थे। जैसे ही हमारे मार्केट में जियो आता है, जियो का नेटवर्क आता है, जियो का सिस्टम आता है, सस्ता, सुंदर, सरल, तो उस समय पर आपको और आपके मन को बड़ा अच्छा लग रहा था, मन में लड्डू फूट रहे थे, सोशल मीडिया चलाने में आनंद आ रहा था, यूट्यूब पर वीडियो देखने में आनंद आ रहा था, मूवीज डाउनलोड करके देखने में आनंद आ रहा था, फेसबुक चलाने में आनंद आ रहा था, टिकटॉक पर वीडियो बनाकर फेमस होने में आनंद आ रहा था, मजे आ रहे थे, लॉटरी लग रही थी आपकी फ्री में नेट चलाने में, फ्री की सिम खरीदने में जियो की। इस तरह की चीजें आपने देखी, पूरा माहौल ही बदल गया था, नेट चलाना इतना सरल हो गया था, सोशल मीडिया चलाना सरल हो गया था, वेबसाइट चलाना सरल हो गया। ये सब जियो ने तो किया है। बीएसएनएल को तहस नहस कर दिया था मंत्रियों ने। ए राजा 2008 में, 2008 तक बीएसएनएल अच्छे से काम कर रहा था, ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहा था, दुर्गम क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, जहां पर दूसरी कंपनी को पहुंच पाना एक तरह से बड़ी मुश्किल और बड़ा कठिन काम था। आज भी बीएसएनएल के कुछ टावर कुछ इलाकों में काम कर रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में, जो हिली एरियाज हैं, वहां पर काम कर रहे हैं बीएसएनएल के। पर ये भी तो समझो, जियो ने आपको बहुत कुछ दिया है, और जियो के साथ आपका लंबा दौर रहा है। अब ये नहीं है कि टेरिफ प्लान महंगा हो जाना, डेटा महंगा हो जाना, ये सब आप गालियां देने लगो, ब्लेम करने लगो, मां बहन एक करने लगो, जियो बॉयकट करने लगो। जिसने आपको सोशल मीडिया पर हीरो बनाया है, सोशल मीडिया चलाना सिखाया है, उसके लिए आप इस तरह के शब्द, इस तरह के वाक्य हमारे भारतवासियों के लिए शोभा नहीं देते। मुकेश अंबानी जी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए हैं, देश के लिए कुछ ऐसी चीजें भी की हैं, ऐसी सुविधाएं भी दी हैं, ऐसे प्रोडक्ट भी दिए हैं, ऐसी सेवाएं भी दी हैं, जिससे आज हमारे देश में बहुत सारी चीजों में आसानी हो गई है। ठीक है, आप आज जो गाड़ी घोड़े, बाइक, मोटरसाइकिल, कार, ये सब चला रहे हैं, और आपको हर किलोमीटर 2 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप भी चाहिए, जहां पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गैस वगैरह भरवा सकें आप, ये भी सुविधाएं चाहिए, किसने दी है? ये भी महंगी हो गई, बॉयकट कर दो, सरकार से बोलो, जिस तरह से आप बीएसएनएल लेके आ रहे हैं, इस तरह से हर जगह आपके पेट्रोल पंप लाओ। और भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे उद्यमियों के, हमारे इंडस्ट्रियल मैन जो हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके हैं। टाटा का नमक है, सरकार से बोलो अपना खुद का नमक बनाए। यह संभव नहीं है। हाँ, दूसरी तरफ देखें कि सरकार कुछ अच्छा कर पाए जनता के लिए, अपॉर्चुनिटी है, शुभ अवसर है, मौका है, तो बीएसएनएल को जीवित करके, सेवा दुरुस्त करके, करप्ट कर्मचारियों को हटा करके, और साफ सुथरी छवि के साथ अगर बीएसएनएल को जीवित करके इस चीज को आगे बढ़ाता है, तो ऑब्वियसली आप जा सकते हैं, बॉयकट नहीं। ये आपके लिए स्वतंत्रता है, आप किसी को ब्लेम करके ना जाएं। जब जिसका आपने फ्री में यूज किया है, डेटा चलाया है,
तो आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप आसानी से जाएं, बीएसएनएल में जाएं। बीएसएनएल फ्री कर दे सरकार, कम दामों में कर दे, कोई इशू नहीं है। ऑफ कोर्स सस्ता मिलेगा, मैं भी पोर्ट करवाऊंगा, पोर्ट नहीं कराऊंगा तो एक सिम खरीद लूंगा। जियो की चल रही है, जियो को भी चला रहे हैं, जो महंगा है उसको छोड़ दिया जाएगा, बॉयकट नहीं। और जो सस्ता मिलेगा हम लेंगे उसको। सेवाएं अच्छी होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, बिना रुकावट के काम होना चाहिए, तब जाकर के हम सब देख पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर प्लीज आप लोग सिम्पोर्ट मत करना, रिचार्ज करवाते रहना, हमारी शादी का खर्च जाता है। शादी के टाइम पर इस तरह के कमेंट्स करते हैं हमारे भाई भाई बहन लोग, भारतीय लोग, अच्छी बात है, पर इससे ऊपर उठ करके सोचिएगा। अगर आप उद्योगपति होते, व्यापारी होते, बिजनेसमैन होते, तो क्या आप व्यापार नहीं करते, मुनाफा नहीं कमाते, क्या आप लाभ नहीं कमाते, एडवांटेज के लिए काम नहीं करते? सारे उद्योगपति, सारे व्यापारी, सारे बिजनेसमैन अपने मुनाफे के लिए सब करते हैं। ठीक चलेगा। यहां पर बात आती है, यहां पर उन्होंने अब पापा हमें सोने के कपड़े चाहिए, ये कमेंट्स करते हैं कुछ लोग, वो बेटा रिचार्ज बढ़ा देता हूं, आपके सोने के कपड़े आराम से पहनिएगा, कोई इशू नहीं। ऐसा नहीं है, उनके पास इतनी संपत्ति है कि उनकी कई पीढ़ियों तक सोने सोने के कपड़े पहनते रहें, तब भी उनकी संपत्ति खत्म ना हो। उनके पास असीम संपत्ति है, अपार संपत्ति है, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी है। तो इस तरह के कमेंट्स करना तरक्की करने वाले व्यक्ति के लिए, अच्छी सोच वाले व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता है। और पोर्ट आउट ऑन जियो टू बीएसएनएल, भैया जैसे ही उन्होंने टेर प्लान बढ़ाया, जियो ने कहा 4G फोन में जियो का सिम फ्री चलेगा, कुछ दिनों बाद 49 का किया, फिर 99 का प्लान आया, इसके बाद 149 का, 199 का, 239 का आया, अब 299 का आया गया। इसीलिए जियो हटाओ, बीएसएनएल अपनाओ। अगर मेरी बात से सहमत है तो आप सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। समय अनुसार सारी चीजें महंगी होती हैं, दाम बढ़ते हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप दूसरे सिस्टम में चले जाएं, किसी दूसरे ऑप्शन में चले जाएं, दूसरे विकल्प में चले जाएं, ये आपकी स्वतंत्रता है, आजादी है। मैं आपकी आजादी के लिए सलाम करता हूं, ठीक है, लेकिन ये उनका व्यापार है, बिजनेस है। और आप इस व्यापार और बिजनेस को आप जिस तरह से जोड़ते हैं कि मोदी जी अंबानी जी के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं है। मोदी जी अंबानी या किसी उद्योगपति के लिए काम नहीं करते, मोदी जी देश के लिए काम करते हैं। तभी आप जिस तरह से पहले चिल्लाते थे और जिस तरह से आप दहाड़ते थे कि मोदी जी अंबानी अडानी के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं है। अब मोदी जी ने बीएसएनएल का कॉन्ट्रैक्ट, बीएसएनएल और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा को दिया है, 15,000 करोड़ रुपए में डील करवाई है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर ऐसा होता तो वो जियो के लिए इस तरह का कॉम्पिटिटर के रूप में बीएसएनएल खड़ा नहीं करते। उनके लिए देश की जनता प्यारी है। तो चलिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बात करते हैं, कुछ लोगों ने इस तरह से इस पर उंगली उठाई, जियो ने इसी से पैसा कमा करके कितने कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, कितने बड़े बड़े प्रॉपर्टी क्या क्या बना लिया। तो जियो नहीं होता तो अंबानी परिवार भूखा मरता, ऐसा आपका कहना है, लेकिन ऐसा नहीं। उत्पाद, प्रोडक्ट लाना मार्केट में एक बिजनेसमैन का काम होता है, वो लेकर आए और आपको सेवा का उपयोग करना, ठीक है, आपका काम है। सेवा के अपोजिट में, ठीक है, आपको पे करना होता है। आपने पे किया, सेवा ली, धड़ल्ले से आपने नेट चलाया, सोशल मीडिया पर आप नाचे गाए, रील्स बनाई आपने, ठीक है, बहुत सारे इंस्टाग्राम पर देखिएगा, रील्स देखिएगा, आप यूट्यूब पर देखिएगा, फेसबुक पर देखिएगा, धड़ल्ले से आपने यूज किया, मजा आया, कितना पॉपुलर हुए, फेमस हुए, आप कहां से कहां जुड़ गए, किससे दोस्ती की, फेसबुक पर गए, आप ना जाने कैसी किसी सोशल मीडिया साइट पर गए, वहां पर आपको बड़ा आनंद और रस की अनुभूति हुई। तो ये सब जियो का ही है। और भी है, सारे प्रोडक्ट हैं, जियो हो, एयरटेल हो, बीआई हो, वोडाफोन आइडिया हो, बीएसएनएल हो। अब यहाँ पर देखिएगा कमेंट को सुन करके तो बड़ा मजा आएगा। चलेगा, अच्छी बात है।
हैप्पीनेस के लिए, हंसी के लिए आपने ये सब किया, बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर बीच में ये चड्डीबाज आ जाता है, चड्डीबाज। पर यहाँ पर थोड़ी सी चीज हजम नहीं होती है, बड़ा उटपटांग, बड़ा अचरज फील होता है। देखिएगा यहाँ पर इस चड्डीबाज और लॉयर वाइज के लिए, चड्डी में खड़ा है, लोअर में खड़ा हुआ है। खैर इसका अपना हुनर है, इसने जिस तरह से पीक पॉइंट पर पहुंचा है, अपनी सक्सेस के उच्च लेवल पर पहुंचा, लेकिन भारत में आकर के इस तरह की ड्रेस पहनना इसके लिए ठीक नहीं था। ये चड्डी पहना हुआ है, चड्डी का ब्रांड नहीं दिख रहा है, और ये लोअर वगैरह पहना हुआ है, मात्र हल्का फुल्का डांस करने का 84 करोड़ रुपए ले गया। बस यहां पर अंबानी जी की थोड़ी गलती है। इस जगह पर क्या कर सकते थे हमारे भारतीय बॉलीवुड कलाकार, ठीक है, टॉलीवुड कलाकार, और भी ऐसे ऐसे सुपरस्टार हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जो इससे अच्छा शानदार प्रदर्शन कर सकते थे भारतीय परिधान में। जिस तरह से नंगा पुंगा आकर के और 84 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेकर के, और सबके, ठीक है, ना जाने क्या क्या करके, गले में हाथ डाल करके सबके साथ डांस कर करके चला गया, सबका एंटरटेनमेंट करा गया। तो इसी पर एक कमेंट्स आता है, इस कमेंट्स को थोड़ा सा और पढ़ा देता हूं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मनोज भार्गव जी फकीर वाली यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अगर सच में, और आप अपने मन से क्या लिखते हैं आप भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। और 83 करोड़ के चड्डी बनियान, ऐसे अगर हमारे देश से कोई चले जाए तो बोलेंगे भिखारी आ गया, और गेट के बाहर ही जो गार्ड वगैरह होगा शादी विवाह से भगा देगा भैया, ओके, और गेट में अंदर नहीं आने देगा। यहां तो हद हो गई है, लॉयर और चड्डी दोनों ही रुक नहीं रहे हैं। ये जो चड्डी बनियान में दिख रहा है ये जस्टिन बीबर है, इसको 83 करोड़ रुपए देकर वेडिंग में गाने और नाचने के लिए बुलाया है। इनका चार्ज देना होगा भारत का आम नागरिक को। फिर कह रहे हैं कि जो बुलाया है, और इनके सभी के चार्ज देने के लिए शादी में जो खर्चे हो रहे हैं वो सब जियो के टेरिफ प्लान बढ़ाने से, 25% दाम बढ़ाने से इकट्ठा करने का प्लान है, ऐसा नहीं। बिजनेसमैन है, बिजनेस में वाला दिमाग तो लगाएगा। पर आपके पास कोई विकल्प है तो आप जा सकते हैं, ये आपका दिमाग है। लेकिन यहाँ पर कुछ हंसी मजाक की चीजें हैं, देखिएगा यहाँ पर ये सब खड़े हुए हैं, ठीक, इस तरह की इमेजेस आती हैं। फिर बात करते हैं जियो, ठीक है, रिलायंस जियो इंटरनेट सर्विस है, ये सब कस्टमर बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, रिपोर्ट करवा रहे हैं, इस तरह के ना जाने तमाम तरह की मार्केट में चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज जियो सिम तोड़ दी है, आप भी तोड़ दो, मैंने पोर्ट करा लिया, आप भी पोर्ट करवा लो, जियो ने देश को लूटा है, आपको लूट लिया है, या बीएसएनएल आने वाला है। अगर बीएसएनएल इतनी सस्ती, सुंदर, अच्छी सुविधाएं, फैसिलिटी दे सकता है तो आप कोर्स बदलवाइएगा, मैं भी बदलवाऊंगा, एक सिम रखूंगा, ठीक है। लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सरकार इसके लिए काम करे, अच्छी नीयत से काम करे, सरकारी तंत्र अच्छे से काम करे, जो कर्मचारी बीएसएनएल को आगे बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट की सेवाएं आगे बढ़ाएंगे, उनको साफ सुथरा होना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बॉयकट जियो पोर्ट टू बीएसएनएल, जगह जगह पर पोस्टर बना करके लोग सड़कों पर आ रहे हैं। और जब फ्री में नेट मिल रहा था तो सड़कों पर नेट चलाने के लिए आ रहे थे लोग, और बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे थे, जियो का फ्री में नेट यूज करो, धड़ल्ले से चलाओ, डाउनलोड करो, ये डाउनलोड करो, वो डाउनलोड करो, ये साइट पर जाओ, ये वेबसाइट पर जाओ, इस तरह की चर्चाएं थी। और आज बॉयकट के इस तरह के आ रहे हैं। ये बीएसएनएल ने 1999 में अनलिमिटेड कॉल्स, 3 GB पर डे, 100 SMS पर डे, वैलिडिटी 365 दिन ऐसा कर दिया है। 1499 अनलिमिटेड इस तरह का प्लान कर दिया है। इसको देख करके लग रहा है कि यार चलो कम से कम 20-25-30% का मुनाफा होगा, फायदा होगा। हाँ ऑब्वियसली, अगर बीएसएनएल जीवित होता है, बीएसएनएल को सरकार की संजीवनी मिलती है, टाटा साहब की और बीएसएनएल की दोनों की अच्छे से, ठीक है, मिली भगत काम कर पाती है, तो ऑब्वियसली सरकार को भी फायदा होगा और जनता को सेवाएं अच्छी मिलेंगी, टेरिफ प्लान अच्छा मिलेगा। लेकिन ये सोचना और इस तरह की सेवा दे पाना कल्पना से परे है, क्योंकि कोई भी सरकारी
प्रक्रम ठीक से काम करता ही नहीं है, और खास तौर पर भारत में, क्योंकि जैसे ही सरकारी प्रक्रम का नाम आता है तो उसमें घोटाला, घपला और रिश्वत, करप्शन शिखर पर होता है, सर्वोच्च स्थान पर होता है। ये देख लेते हैं, और इसका नमूना आपके पास ले चलूंगा ए राजा के पास, ठीक है, ए राजा के पास ले चलूंगा। ये हमारा बीएसएनएल के टैरिफ प्लान है, आप देख लेना, ठीक है, किस तरह से ये सस्ते होने वाले हैं, इस तरह का अभी चल तो रहा है। अच्छी बात है, हम सभी आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सब लोग, और हमारे कुछ ग्रामीण क्षेत्र के भाई बहन तो और, ठीक है, उनके लिए अच्छी गुड न्यूज है, खुशखबरी है कि बीएसएनएल अगर आता है तो उन क्षेत्रों में नेटवर्क पहुंचेगा, टावर लगेंगे, सेवाएं पहुंचेंगी जहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आपको पता है कि अदर कंपनीज, अदर कोई भी इस तरह का स्पेक्ट्रम, टेलीकॉम कंपनीज वहां तक नहीं पहुंच पाएगी जहां तक बीएसएनएल पहुंच सकता है। इसके उदाहरण भी हैं, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में आज भी अच्छे से काम कर पा रहा है बीएसएनएल, ठीक है, अच्छे से काम कर रहा है बीएसएनएल। बीएसएनएल का सिम चालू रखने के लिए न्यू प्लान्स ए रहेंगे, प्रीपेड ए रहेगा, सिर्फ 94 से शुरू करें, 365 दिन के लिए वैलिडिटी रहेगी, वैलिडिटी बढ़ा दी है, 94 से आप रिचार्ज करवा लें, आपकी वैलिडिटी 365 दिन तक, एक वर्ष के लिए रहेगी, ठीक है। डेटा और कॉल्स के लिए 2024 में इतना कर सकते हैं आप। ये बीएसएनएल की बिल्डिंग है, ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग कार्यालय हैं, लेकिन मुख्य कार्यालय ये है, चलेगा। और ये है, देखिए कि यहाँ पर बीएसएनएल का कार्यालय है, बीएसएनएल के कार्यालय में ऑफिसेस हैं। बीएसएनएल अगर सच में कुछ करना चाहे तो मौका है, सरकार के पास मौका है, इससे रेवेन्यू भी आएगा, ठीक है, सरकार के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, और इस पर ध्यान दे करके, सोच समझ करके काम करते हैं। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके लिए हटा करके दूसरे अच्छे अफसर, ऑफिसर्स, कर्मचारियों को रखा जाए। और जिस तरह से 2008 से पहले बीएसएनएल अपने शिखर पर था, उच्च पोजीशन पर था, सर्वोच्च स्थान पर था, उसी तरह से आज भी इससे उम्मीद की जा रही है कि भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 15 सितंबर 2000 को होती है और मुख्यालय नई दिल्ली में होता है, ठीक है, इसने 6 से 7 साल तक अच्छे से सेवाएं दी, 6 से 7 साल तक अच्छे से सेवाएं दी, ओके। और इतिहास, बीएसएनएल का गठन भारत सरकार द्वारा भारत संचार निगम अधिनियम 2000 के तहत किया गया। पहले यह भारतीय डाक एवं तार विभाग का हिस्सा हुआ करता था। बीएसएनएल देश में पहली प्रमुख सरकारी टेलीकॉम सेवा प्रदाता है और इसका सबसे बड़ा वायरलाइन नेटवर्क है, ठीक है, इस तरह से वायरलाइन नेटवर्क है। फिर बात करते हैं जियो कब आता है, ठीक है, 2006-7 तक बीएसएनएल की सेवाएं, टेरी प्लान्स, नेटवर्क कनेक्टिविटी, यूजेस बहुत अच्छे लेवल पर शहरी, ग्रामीण सभी इलाकों में धूमधाम से काम चल रहा था, मुनाफे में चल रहा था बीएसएनएल। और कुछ करप्ट मिनिस्टर आते हैं और इसको तहस नहस कर जाएंगे, लेकिन इसी बीच, ठीक है, आप देखिएगा, जब तक जियो की स्थापना होती है 15 फरवरी 2007 में, बीएसएनएल पीक पॉइंट पर था, बीएसएनएल पीक पॉइंट पर था। यहां पर मिनिस्टर, टेलीकॉम मिनिस्टर कौन रहता है? ए राजा। सरकार किसकी रहती है? मनमोहन जी रहती है। यहाँ पर मनमोहन जी रहते हैं, वो मौन रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो जाए, किस तरह से वो देश में क्या चल रहा है। हाँ, मनमोहन जी की एक स्कीम और एक प्लान के लिए सलाम करता हूं मनमोहन जी को। जब तक मनमोहन जी बोलते थे, मौन नहीं रहते थे, उस समय तक उन्होंने अच्छे से काम किया, जबरदस्त काम किया। 1991 में जब भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस था, अर्थव्यवस्था पर संकट था और अर्थव्यवस्था गिर रही थी, भारत के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था अर्थव्यवस्था को लेकर। लेकिन उसी बीच हमारे वित्त मिनिस्टर के रूप में हमारे मनमोहन जी आते हैं
और उन्होंने इस हालात को सुधारने में बड़ी भूमिका निभाई, इस हालात को सुधारने में बड़ी भूमिका निभाई है, रोल प्ले किया है। तो इसके लिए सलाम करते हैं मनमोहन जी को। लेकिन जैसे ही ये रिमोट कंट्रोल मशीन बन जाते हैं और रिमोट से चलने लगते हैं और बोलना बंद कर देते हैं, मौन साधना शुरू कर देते हैं, और 10 साल तक 2004 से 2014 तक ये मौन मोहन रहे। पहले मन के मोहन थे, मन की चलती थी, ये सिर्फ मन की मानते थे। इन्होंने 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में अहम भूमिका, मैन रोल प्ले किया था। लेकिन जैसे ये रिमोट कंट्रोल मशीन बनते हैं, मौन मोहन बनते हैं, मनमोहन से ये दूसरे के कहने पर चलते हैं, दूसरे के कंट्रोलिंग में रहते हैं, दूसरा कोई नियंत्रित करता है, तो 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ स्टेच्यू बनकर रहे, मूर्ति बनकर रहे, मौन साधने वाले बाबा बने रहे, शांत पड़े रहे। उसी बीच में ये राजा मिनिस्टर था, टेलीकॉम मिनिस्टर, उसने बीएसएनएल जैसे सरकारी प्रक्रम को जो उच्च लेवल पर था, सुप्रीम पोजीशन पर था, उसको उसकी नीलामी, उसके स्पेक्ट्रम 2G स्पेक्ट्रम को बेच दिया। तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जियो आता है 15 फरवरी 2007, मुख्यालय मुंबई, इतिहास रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड आरजिल की स्थापना रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा की गई थी। लेकिन इसने अपनी सेवाओं को 2016 में लॉन्च किया। 9 साल तक कोई अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर पाया जियो। 7 के बाद बीएसएनएल डाउन होता है और धीमे धीमे डाउन होता चला जाता है। और जियो इस अपॉर्चुनिटी को देख रहा था, अवसर को देख रहा था कि कब बीएसएनएल की सेवाएं कम पड़े, डाउन पड़े, और वैसे ही मैं जंप करूं, छलांग लगाऊं, झपट करके शिकार करूं और टेलीकॉम मार्केट में, नेटवर्किंग मार्केट में मैं अपना पहला स्थान पाऊं। इस अपॉर्चुनिटी को देख रहा था। ये बिजनेसमैन की खासियत होती है, ये बिजनेसमैन का ब्रेन पावर होता है, दूरदर्शी पावर होता है, फ्यूचर प्लानिंग होती है। उन्होंने किया और अपनी सेवाओं को 16 में लॉन्च किया। जियो ने मुफ्त वॉइस कॉल दी, कॉल फ्री दे दिए, सस्ती डेटा योजनाओं के साथ भारतीय टेलीकॉम बाजार में क्रांति ला दी। चलाओ, धड़ल्ले से चलाइएगा। जियो ने मुफ्त वॉइस कॉल्स, सस्ती डेटा योजनाओं के साथ भारतीय टेलीकॉम बाजार में क्रांति ला दी। इसके परिणाम स्वरूप डेटा की खपत, इंटरनेट पेनिट्रेशन में भारी वृद्धि हुई। तो ये एक क्रांति थी, एक अच्छा रेवोल्यूशन था और काफी हमने उपयोग किया, नेट चलाया, फ्री कॉल्स किए, एसएमएस किए, सोशल मीडिया पर हमने समय बिताया, काफी पॉपुलरिटी, प्रसिद्धि पाई, यूट्यूब चलाया, फेसबुक चलाई, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आसानी हुई, जियो के माध्यम से हुई। क्योंकि हमारा सरकारी तंत्र नाकामयाब रहा टेलीकॉम के क्षेत्र में, क्योंकि इसमें घपले घोटाले हुए, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा घोटाला हुआ। उसका नतीजा, अब हमें कोई भी अच्छी सुविधाएं देगा, अच्छे प्लान देगा जिससे हमारी तरक्की हो, तो ये हमारे लिए उसकी सराहना करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई दूसरा विकल्प आ जाता है, वो सस्ती सुविधाएं देता है, बीएसएनएल आ जाता है, ये तो हमारा सरकार का है, तो सरकार का दायित्व बनता है सरकार को सस्ता देना चाहिए, सरकार को जनता की फिक्र करनी चाहिए। इस बात में मैं सरकार के लिए कहूंगा। लेकिन इनकी जो भूमिका रही है अपने स्तर पर सकारात्मक रही है, पॉजिटिव रही है, इन पर भी हम ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि किसी पर दोषारोपण करना, आरोप प्रत्यारोप करना एक सच्चे व्यक्ति का परम धर्म नहीं होता है। परम धर्म वही होता है, अगर मार्केट में जिस तरह से आप सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी मार्केट जाते हैं, ठीक है, और भी छोटे मोटे बाजार जाते हैं, छोटी वस्तुएं लेने जाते हैं, जहां पर आपको सस्ते दाम मिलते हैं, आप वहां पर लेके आते हैं। आपने कभी ये नहीं कहा कि आप महंगा दे रहे हैं, आप खराब हैं, गाली नहीं देंगे वहां पर, आप उसके लिए कुछ कहेंगे नहीं, बुरा भला नहीं कहेंगे, उसकी आलोचना नहीं करेंगे।
आपके लिए मार्केट में कोई दूसरी वस्तु सस्ते दामों पर मिल रही है, ऑब्वियसली आप उसको खरीद सकते हैं। अगर पास में दो ऑटोमोबाइल्स के शॉप हैं, वर्कशॉप हैं, आपको अपनी व्हीकल्स ठीक कराने जाना है, एक व्यक्ति अच्छा काम करके देता है, दूसरा व्यक्ति पैसा ज्यादा लेता है, अच्छा काम करता है। एक व्यक्ति अच्छा काम करके देता है, पैसे ज्यादा लेता है, दूसरा व्यक्ति अच्छे से काम नहीं करता, पैसे कम लेता है, तो आप किसके पास जाते हैं? महंगे वाले व्यक्ति के पास जाते हैं, क्योंकि वो अच्छा काम करके देता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा व्यवहार कुशल है, उसको छोटे छोटे मुनाफे से बड़ा कुछ कमाना है, तो वो सस्ते दामों में भी अच्छी सेवा देता है, तो आप उसके पास जाएंगे। ये तो ठीक है, सेवाओं का दौर है, ये तो उत्पादों का खेल है कि आप किस तरह से मार्केट में अपनी छवि बनाते हैं, किस तरह से आप उसको मार्केट में संचालित कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। उपभोक्ता हम लोग, कस्टमर हैं, हम उपभोक्ता हैं, हमको देखना होगा कि हमारे लिए, हमारे लाभ की, हमारे हित की कौन सी वस्तु है, उसको हम खरीदेंगे, उसकी सेवाएं लेंगे और इसके अगेंस्ट में हम पैसा पे करेंगे, तो चलेगा। और आगे बात कर लेते हैं। भारतीय एयरटेल आता है 95 में, अच्छा खासा काम करता है, बीएसएनएल के साथ साथ दौड़ता है, चलता फिरता है, ठीक है, अपनी जो भी फैसिलिटीज होती है मुनाफा कमाता है। इतिहास, एयरटेल की स्थापना सुनील मित्तल ने की थी, इसकी स्थापना सुनील मित्तल ने की थी। कंपनी शुरुआत में बीटेल ब्रांड के तहत पुश बटन फोन बनाती थी, पहले पुश बटन वाला फोन बनाती थी। एयरटेल ने 2G, 3G, 4G और अब 5G सेवाओं को लॉन्च करके भारतीय टेलीकॉम बाजार में अपनी जगह मजबूत की है। यह वर्तमान में भारत और दक्षिण एशिया के कई देशों में सेवा प्रदान कर रही है। फिर आता है आइडिया, वोडाफोन भी आते हैं, दोनों मार्च 18 में हो जाते हैं, ठीक है, और मुंबई गांधीनगर इसके मुख्यालय है। इतिहास, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर के विलय से वोडाफोन आइडिया का गठन हुआ। विलय से पहले वोडाफोन और आइडिया दो अलग अलग कंपनियां थी, भारतीय टेलीकॉम बाजार में प्रमुख खिलाड़ी थी, अच्छा काम कर रही थी, सेवाएं दे रही थी। विलय के बाद यह नई कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। इसे बीआई के ब्रांड के तहत बाजार में पेश किया गया है। इस तरह से इनकी स्टोरी है टेलीकॉम कंपनीज की। अब हम आते हैं, कम बैक होंगे अभी, सर्विस वाइज मार्केट ईयर, ठीक है, बिजनेस टुडे ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विस वाइड एंड वायरलेस एज ऑफ अक्टूबर 31, 21, इस पर बात करते हैं। तो इसमें जियो का मार्केट कितना था? 53, 54% मार्केट पर कब्जा था। जियो का 54% मार्केट पर कब्जा था, 21 की जो रिपोर्ट है। अदर कंपनियां थी 1.3 पर, बीएसएनएल 3.08 पर था, जो कि एक समय ऐसा था कि सुप्रीम पोजीशन पर हुआ करता था। हमारे सरकारी तंत्र ने, हमारे भ्रष्ट भ्रष्ट मंत्रियों ने इसको जकड़ लिया, इसको तहस नहस कर दिया, इसको ढहा दिया, इसको बर्बाद कर दिया, इसको चकनाचूर कर दिया। उन लोगों को गाली दो, जियो को गाली मत दो, उन लोगों को दो जिसने बीएसएनएल जैसे अच्छे उपक्रम को, स्पेक्ट्रम टेलीकॉम कंपनी को सही से रन नहीं किया, सही से सेवाएं नहीं दी, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो हमारे देश में जनता का हित होता, जनता का पैसा बचता। ये सब हुआ है, जिसकी वजह से हुआ, उनको गालियां दो, उनको कमेंट्स करो, उनको मत बनाओ, उनको मत जिताओ, उनको वोट मत दो। बीआई का मार्केट शेयर एयरटेल का 26%, 27%, तो ये अभी मार्केट में सुप्रीम पोजीशन पर थे। जियो 54% पर और एयरटेल 26% पर और वोडाफोन 15% पर, ये राज कर रहे थे मार्केट में। बीएसएनएल जैसे ही संजीवनी मिलती है, मूर्छित अवस्था में था, और इसको अगर कोई हनुमान जी के रूप में हिमालय पर्वत से संजीवनी ला करके जीवित कर सकता है, तो टाटा और बीएसएनएल दोनों मिलकर के सरकार के तत्वाधान में, देख रेख में अगर फलीभूत हो सकता है, तो ऐसी उम्मीदें हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि देश हित में काम होगा, चलेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर 2G स्पेक्ट्रम। अब बात कर लेते हैं इनको। आप जिस तरह से बॉयकट जियो कह रहे हैं, जियो बॉयकट कह रहे हैं, वेलकम बीएसएनएल कह रहे हैं, वेलकम बीएसएनएल कहिएगा,
बॉयकट जियो नहीं। आपको सेवा अच्छी नहीं लगती है, कन्वर्ट हो जाइएगा, डाइवर्ट हो जाइएगा, पोर्ट करा लीजिएगा। गाली देने का मन कर रहा है, बीएसएनएल आज जिस जमीन पर है, जिस निचले पायदान पर है, वो है ए राजा, अब कभी ना आ जा, ए राजा अब कभी ना आ जा, और इतना दूर चला जा कभी वापस ना आ जा। इसने इट्स यह वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा स्कैम 2G स्पेक्ट्रम, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, इंडियाज बिगेस्ट स्कैम। मनमोहन जी तो सिर्फ बस स्माइल कर रहे हैं और ये घोटाला किया जा रहा है, ये हंस रहा है घोटाला करने के बाद, और मनमोहन जी बस छोटी सी स्माइल, क्योंकि 10 साल तक ये रिमोट कंट्रोल मशीन बन गए थे, मनमोहन जी बन गए थे, इनको चला कोई और रहा था, इनको पता ही नहीं चला कि घोटाला हो भी रहा है कि नहीं भी हो रहा है। अगर हो भी रहा है, पता भी चल रहा है, तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि बोलने वाला दूसरा है, कंट्रोल करने वाला दूसरा है। ठीक है, अपने लिए तो भैया प्रधानमंत्री बना दिया है, बस मस्त है अपन, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक, ठीक है, हौसे फूले हम फिरे हमरो होत विवाह। जिस तरह से दूल्हा की शादी हो रही होती है जिसकी, तो दूल्हा बन करके बड़ा खुश होता है, हैप्पीनेस रहता है कि और अब तो हम दूल्हा हैं, सभी लोग क्या हमारा ठीक है रॉप टॉप है, सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग सामान ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं, मैं तो बस। इसी तरह से व्यवस्थापक दूसरे थे, काम करने वाले दूसरे थे, बस मनमोहन जी एक तरह से स्टैच्यू और मूर्ति के समान थे। इसी तरह से ठीक है, मौका पाकर चौका लगा करके 2G स्पेक्ट्रम को डिफीट कर गया, हरा दिया। चलेगा, कहानी क्या थी इस पर हम चर्चा करेंगे। 2G स्कैम, 2G स्कैम, 2G स्कैम इज द सेकेंड बिगेस्ट स्कैम ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा घोटाला 2G स्कैम जो इंडिया में हुआ था। मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, ए राजा टेलीकॉम मिनिस्टर था। ये आप अंक देख सकते हैं। अगर टेलीकॉम की सही से नीलामी हो जाती 2G स्पेक्ट्रम्स की, तो यह पैसा बीएसएनएल को मिलने वाला था, सरकार को मिलने वाला था। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, इसने चौपट किया था बीएसएनएल को, 2G स्पेक्ट्रम को, टेलीकॉम कंपनी को। ये छपी हुई न्यूज है। आगे क्या होता है सुनते हैं, देखते हैं। ये हैं दोनों पिता बेटी। ठीक है, चलेगा। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा घोटाला। देखिएगा, स्माइल देखिएगा, इन पर जूते मारो, कमेंट्स करो, भद्दे कमेंट्स करो, गाली दो, जो कहना कह डालो, देयर इज नो इश्यू। इन्हीं की वजह से सरकारी प्रक्रम, सरकारी तंत्र अच्छे से नहीं चलता है। लोगों को डर लगता है, अरे सरकारी कंपनी है, अरे सरकारी ऑफिस है, सरकारी सिस्टम है, विश्वास ही उठ गया लोगों का। ऐसे करप्ट, ऐसे भ्रष्टाचारियों को जूते मारो, गाली दो, और आने ही मत दो। जहां पर भी दिख जाएं भगा दो, खदेड़ दो, खदेड़ दो। फिर देखो आपका बीएसएनएल कैसे काम करेगा। बीएसएनएल की स्पीड बढ़ जाएगी, आपके नेट की स्पीड बढ़ जाएगी, आपको डेटा अच्छा मिलेगा। सरकार का जा क्या रहा है, टैक्स से पैसा आता है। इतना पैसा तो बीएसएनएल खुद कमा के देगा कि अच्छे से सेवाएं दे सकें, सैलरी दे सकें, वेतन दे सकें, इतना तो कमा के देगा। आज का युग इंटरनेट का युग है, नेटवर्क का युग है, और नेटवर्क के युग में हर व्यक्ति आदी है, हैबिचुअल है, डेटा चलाएगा ही, नेट डलवाएगा ही, कॉल करेगा ही, फेसबुक चलाएगा, सोशल मीडिया चलाएगा, यूट्यूब चलाएगा ही। पैसा तो बीएसएनएल के पास आएगा, पर आपको करप्ट मिनिस्टर, करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट अधिकारी कर्मचारियों को नहीं रखना है। अगर आपको आपकी छवि बनानी है सरकार, अगर आपको बीएसएनएल को साफ सुथरा करना है,
तो उस पर ध्यान देना है। 2G घोटाला उस समय देश के सबसे चर्चित घोटालों में से एक था। 2008 में तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री ए राजा ने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 122 निजी टेलीकॉम कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम आवंटन दिया था। 9 से आरोप लगने लगे। 8 में इसने तहस कर दिया। आरोप लगे कि 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में बड़ी हेराफेरी हुई है। बड़ी नहीं, पूरी हेराफेरी हुई है, बड़ी छोटी क्या। इसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और 24 को फिर रिपोर्ट क्या आती है। चलता रहा मामला, डूब गया बीएसएनएल। पैसा ही नहीं आ रहा था, इनकम ही नहीं हो रही थी, आउटपुट ही नहीं निकल रहा था, कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे थे, मनोबल डाउन हो रहा था कर्मचारियों का क्योंकि घाटे में चल रहा था सरकारी प्रक्रम। लोगों ने को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जियो के रूप में। जियो ने अच्छी सेवाएं दी, फ्री कॉल्स, फ्री डेटा, सब कुछ दिया। हम सबको बड़ा आनंद आया, नेट चलाया, सोशल मीडिया चलाई, ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ी, हमको भी जानकारी मिली, हमने बहुत सारी चीजें सर्च की सोशल मीडिया पर, बहुत कुछ अच्छा लगा। जियो ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया, पर इन लोगों के लिए गाली मिलनी चाहिए। देश के सबसे बड़े घोटाले में से एक माना जाता है। इस मामले में कुल 14 लोगों और 3 कंपनियों पर आरोप लगा था। अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला माना जाता है 2G, ठीक है। 2G घोटाला 2010 में सामने आया था। इसे पूरे घोटाले में 1,76,000 करोड़, कितनी बड़ी राशि होती है। 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला किए जाने का आरोप था। यह गंभीर और बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया था। हालांकि विशेष सीबीआई जज के एक फैसले ने इस घोटाले की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। और आपको बताते हैं इसकी पूरी कहानी और क्या है। नीचे चलते हैं भाई साहब, जनता को बताते हैं। जनता इंतजार कर रही है। जनता तो बस सिर्फ क्या है बेचारी, उनको पता कि जियो आया, जियो ने जियो ने टेरिफ प्लान बढ़ा दिया, बस इसी के कारण सब कुछ हुआ है। मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, वस्तुएं आती हैं, सेवाएं आती हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो खरीदता है, लेता है सेवाएं। लेकिन आपको पूरा फोकस होना चाहिए यहाँ पर। बीएसएनएल को तहस नहस किसने किया, कैसे किया, इन पर गाली दो जो भी मन में आए। 2G स्पेक्ट्रम मामला, आरोप था कि राजनेता और निजी अधिकारी उन शर्तों पर 122 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस बेचने या आवंटित करने में शामिल थे जो टेलीकॉम ऑपरेटरों को फायदा पहुंचाते थे। घोटाले में कंपनियों को नीलामी की बजाय पहले आओ पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिए गए थे। अब वैसे एक ठीक है नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि पहले आओ पहले पाओ, लेकिन इन्होंने क्या किया, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी। इतना ही नहीं, इस मामले ने प्रधानमंत्री कार्यालय और तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तक को सवालों के घेरे में ले लिया था और इन्होंने कुछ समय के लिए नीलामी का टाइम दिया, जिससे कि जो खरीदने वाले थे, अच्छी छवि वाली जो खरीदने वाले थे टेलीकॉम को नीलामी में, वो पहुंच ही नहीं पाए। ऐसा टाइम दिया। स्पेशल सीबीआई जज ओपी सैनी के एक फैसले ने देश के तथाकथित सबसे बड़े घोटाले की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। सीबीआई जज ने कहा था कि 2G के गलत आवंटन के मामले में 14 लोग और 3 कंपनियों पर आरोप लगाया है, लेकिन वो सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। लिहाजा कोर्ट सभी को बरी करती है। कोर्ट के इस फैसले को सुनते ही ए राजा और कनिमोझी मुस्कुरा उठे थे। अब क्योंकि सारे जो प्रूफ थे, साक्ष्य थे, ठीक है, और जिस तरह से उनको सबूत पेश करना था सब मिटा दिए थे और कोर्ट को सबूत नहीं मिले, प्रूफ नहीं मिले, साक्ष्य नहीं मिले, बरी कर दिया। और फिर कनिमोझी और ए राजा दोनों मुस्कुराते हैं। और 4G इंटरनेट सर्विस मार्केट में मुकेश अंबानी की जियो, भारती मित्तल की एयरटेल का राज है। लेकिन अगर बीएसएनएल ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो जियो और एयरटेल को कल टक्कर मिल सकती है। आप ये सोच रहे हैं कि ढह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा जियो एयरटेल, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है। टाटा भारत के 4 क्षेत्रों में डेटा सेंटर भी बना रहे हैं और जिससे देश में 4G इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। और इस छवि को अगर सरकार ठीक से लेती है, समझदारी से काम करती है, बिना घोटाले, बिना घपले, बिना स्कैम के काम करती है, तो BSNL अच्छी सेवा देगा जिससे जनता को फायदा होगा। जियो एयरटेल ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए। ऐसी रिपोर्ट है कि इसकी वजह से बहुत से लोग BSNL का आरोप कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कीमतें बढ़ाने के लिए कंपनियों को खरी खोटी सुनाने में लगे हुए हैं। अच्छी बात है। इसी बीच टाटा कंसल्टेंसी TCS और BSNL के बीच 15,000 करोड़ रुपए का सौदा होता है। TCS BSNL मिलकर पूरे भारत के 1,000 गांवों में 2G इंटरनेट सेवाएं शुरू करेंगे। इसे जल्द ही लोगों को और भी तेज इंटरनेट स्पीड मिलने की उम्मीद है। ठंडे बस्ते में है, उम्मीद है, सरकारी प्रक्रम है, समझना बात के लिए। अगर ये उम्मीद पूरी कर देते हैं तो इससे अच्छा और क्या होगा, सोने में सुहागा होगा। और इसी दिन की तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। वी आर अवेटिंग सच अ डेज। इस प्रकार के दिनों की हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए, स्पीड अच्छी मिले, सेवाएं अच्छी मिले, वो भी सरकारी तंत्र BSNL से, सरकार की देख रेख में, सरकारी प्रक्रम से। अभी 4G इंटरनेट सर्विस मार्केट में मुकेश अंबानी की जियो, भारती मित्तल की एयरटेल का राज है। लेकिन अगर BSNL ने अपनी, ठीक है, ये तो बता चुका हूं, चलेगा। जियो ने पिछले महीने किया था ऐलान, 3 जुलाई से लागू हुए थे, जबकि वोडाफोन के नए दाम जुलाई से बढ़ने हैं। इसी बीच में ये सब कुछ हुआ था, ठीक है, समझ लेना भैया। आपने गालियों का दौर शुरू कर दिया था। इसमें रिचार्ज प्लान के दामों में 25% की बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है, चलेगा। अंबानी परिवार का खर्च का लेखा जोखा यहाँ पर है, ठीक है। सितारों से जमी महफिल, शादियों में क्या क्या हुआ, इस सब कुछ के बीच अब बात आती है लास्ट में सारांश की। इस वीडियो का सारांश यही निकला। पहला, सरकार को ये मौका पाकर के चौका लगाना चाहिए। BSNL को दुरुस्त करके दूर दराज के क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में अपने नेटवर्क को ठीक करके, सेवाओं को ठीक करके, ठीक। क्योंकि आपको पता है पहले BSNL डूबा क्यों था? क्योंकि अगर सिम लेने जाओ तो पहले BSNL डूबा क्यों था? सिम लेने जाओ, कोई कंप्लेन करने जाओ, कागज तैयार करो, ऑफिस जाओ, ऑफिस बंद है, फिर दूसरे दिन आना, दूसरे दिन जाओ, कर्मचारी नहीं है, तीसरे दिन फिर कंप्लेन करके जाओ सेवा लेने के लिए, कंप्लेन करने के लिए। तो आज बड़ा अधिकारी नहीं है, साहब नहीं है, ठीक है, मिनिस्टर नहीं है, इस तरह के काम होते थे। इसी कारण से BSNL डाउन हुआ था। अब सरकार को इससे उठ करके इस प्रकार की चीजें ना हो। कस्टमर, उपभोक्ता, जनता सिर्फ ये चाहती है सेवा अच्छे से मिले, कम डॉक्यूमेंटेशन में मिले, सस्ती मिले, सुंदर मिले, ठीक है, आवाजाही ज्यादा ना करना पड़े, बस एक क्लिक करें, सेवा मिल जाए, कंप्लेन कर सकें। अगर कोई इसमें कुछ भी गड़बड़ करता है, सेवाएं ठीक से नहीं देता है, तो इन सभी चीजों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या दायित्व या कर्तव्य किसका है? ये सरकार का है। फिर बात करते हैं टाटा, TCS और BSNL अच्छे से संयुक्त रूप से इसको करते हैं तो ऑब्वियसली एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, शुभ अवसर है। सरकार के लिए खजाने में पैसा आएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, और जनता के लिए सस्ते दामों में टेरिफ प्लान, इंटरनेट, कॉल्स, इस सब आसानी से मिल पाएंगे। ऐसा सिर्फ अभी ये विचार है, प्लान है, तो ये सरकार को समझना चाहिए। दूसरी तरफ जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इनको भी थोड़ा सा दामों पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि जिन उपभोक्ताओं ने, जिस जनता ने, देश की जनता ने आपके लिए फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, उस पर एकदम से बोझ ना बनाए। 25% जिस तरह से आपने टेरिफ प्लान में वृद्धि की है, वो आप थोड़ा सा थाम कर चलें, कम कर दें,
तो आप भी प्रतिस्पर्धा में बने रहेंगे। अगर बीएसएनएल वाकई में सक्सेस होता है, सफल होता है, तो इन कंपनीज के लिए इनके मुनाफे में और इनकी सेवाओं में और इनकी जो जिस तरह से आज एकमात्र एक छत्र राज कर रहे थे, तो उनके लिए प्रतिस्पर्धा मिलने वाली है, कड़ी टक्कर मिलने वाली है। एक नया शेर जागृत होने वाला बीएसएनएल, जो कि आपको सतर्क रहना है। अगर आप सब लोग अच्छे से सेवाएं देते हैं, जनता तो सिर्फ यही चाहेगी हमको सेवाएं मिले, टेरिफ प्लान सस्ता मिले, स्पीड अच्छे से मिले, ताकि हम अपना अच्छे से हमारे प्रोडक्ट का और सेवा का उपयोग कर सकें। और अंत में सभी भारतीयों से, सभी भाई लोगों से, देश के सभी ठीक है भाई बहनों से एक ही गुजारिश है कि मैं भूल में मेरे से कुछ शब्द या वाक्य निकल गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इतना कहूँगा कि हमको बीएसएनएल ने भी 2008 तक अच्छे से सेवा दी है। थैंक यू टू बीएसएनएल, थैंकफुल है, आभारी हम बीएसएनएल के भी तब तक। फिर 2016 में जियो आया, जियो ने भी हमारे लिए अच्छी सेवाएं दी हैं, क्योंकि अगर हमने किसी का उपयोग किया है, यूज किया है, तो वो भी हमारे लिए ठीक है धन्यवाद के काबिल है, तो हम उसके लिए भी आभारी हैं। साथ ही साथ एयरटेल ने भी अच्छी खासी सेवाएं दी हैं, नेट का उपयोग करना सिखाया है, एयरटेल के लिए भी धन्यवाद और वीआई के लिए भी धन्यवाद। हमने सभी कंपनीज की सेम फैसिलिटीज, डेटा, कॉल्स, एसएमएस, सभी कनेक्टिविटी नेटवर्क का यूज किया है, तो सभी के लिए ढेर सारी बधाइयाँ, धन्यवाद, आभार। और सरकार से रिक्वेस्ट है कि जनता की उम्मीद मत तोड़ना। जिस तरह से जनता आपके साथ खड़ी है, बीएसएनएल का सपोर्ट कर रही है, जिससे सरकार का जो संचित निधि है, सरकार का जो पैसा है, फंड है, सरकार का खजाना है, वो बढ़ेगा। सरकार का खजाना बढ़ना मतलब हम उसी पैसे को जनता की योजनाओं में, प्लानिंग में और जनता की सेवाओं पर खर्च कर सकते हैं। इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। बस जय हिंद, जय भारत।